तो आज आप सभी का स्वागत है हमारी इस नीट प्रिपरेशन की नई वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर जो कि है द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इस चैप्टर का मैं इंट्रो देना चाहूँगा कि मैं इस चैप्टर को कई पार्ट्स में कंप्लीट करना पड़ेगा क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। तो इस चैप्टर को हमें अच्छे से कवर अप करना होगा, जिसके लिए मैं 5 किंगडम को अलग अलग सेपरेटली डिवाइड करके वीडियोस बनाऊंगा। तो उनमें से हमारी पहली वीडियो है किंगडम मोनेरा के ऊपर। तो लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं हम अपना दूसरा चैप्टर बायोलॉजी का, जो कि है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सोचने वाली बात है, हमें क्या ज़रूरत पड़ रही है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ने की। देखो, एक सिस्टमेटिक वे में अगर चीज़ें अरेंज्ड होती हैं तो उन्हें हमें पढ़ने में आसानी होती है। अब आप ही सोच लो, अगर ये चैप्टर्स भी अरेंज्ड इस तरह से नहीं होते तो आपको पढ़ने में कितनी डिफ़िकल्टी होती है। यहाँ मान लो अगर कंटिन्यूस में बॉटनी का चैप्टर नहीं, जूलॉजी का चैप्टर होता, बायोलॉजी क्लासिफिकेशन नहीं होता, डाइजेस्ट सिस्टम होता, तो आप भी सोचते अरे ये तो कितना इरेगुलर है, तो स्टडी करने में प्रॉब्लम होती है आपको। तो वही है कि अब जब चीज़ें हैं वो आपकी सिस्टमेटिकल अरेंज करी जाती हैं, उसके लिए आपको उन्हें क्लासीफाई करना पड़ेगा। गधे घोड़ों को अलग अलग करना पड़ेगा, तभी आप उन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका जिम्मा उठाया एरिस्टोटल ने। जो एरिस्टोटल ने इसका जो जिम्मा उठाया, उन्होंने सबसे अर्ली क्लासिफिकेशन किया था। लेकिन जो उनका क्लासिफिकेशन जो था ना, वो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स के बेसिस पर था, जो कि जिन्होंने कि प्लांट्स को तो ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में डिवाइड कर दिया, और एनिमल्स को जिनका रेड ब्लड है और जिनका नहीं है रेड ब्लड, उनमें डिवाइड कर दिया। लेकिन ये इतना साइंटिफिक नहीं था। लेकिन इसके बाद आए कार्लोस लिनियस, जिन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। आप सब लोगों को याद होगा, मैंने पिछले चैप्टर में बताया था आप लोगों को कि जो कार्लोस लिनियस थे उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया था। तो आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिन्होंने इसमें डिवाइड किया प्लांटियन एनिमीलिया को। सही है, जो मतलब इन्होंने बड़ा स्पेसिफिक दे दिया, या तो प्लांट्स होंगे या एनिमल्स होंगे। बहुत अच्छी बात है। लेकिन ना इनके जो डीमेरिट थे वो ये थे कि ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे। इन्होंने मल्टीसेलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी एक साथ रख दिए, और उन्होंने फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म भी एक साथ रख दिए। तो भाई ऐसा थोड़ी ना चलेगा, तो इनका किंगडम भी फेल हो गया। अब बात आती है प्रेजेंट डे क्लासिफिकेशन की, जो चल रहा है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो R.H. विटेकर ने दिया था 1969। देखिए, जो ग्रीन लाइंस मेरी शो हो रही हैं, मेरी, वो उन्हें आप अपनी कॉपी में, अपनी बुक में भी अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि वो असल में वो लाइंस नहीं हैं, वो नीट में डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो इसलिए आप इन चीज़ों को निगलेक्ट ना करें। ये ग्रीन लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक और बताने जा रहा हूँ, जिस तरह से ये ऑरेंज कलर से जो अंडरलाइन हो रहे हैं, असल में ये डिक्टो, ये जो ऑरेंज कलर से जो अंडरलाइन हो रहे हैं, असल में ये डिक्टो नीट में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो इन बातों पर ज़रा गौर करना, आप ध्यान रखना कि मैंने क्या ग्रीन कलर से अंडरलाइन किया है, क्या ऑरेंज कलर से। ग्रीन कलर का सिग्निफिकेंस है कि जो क्वेश्चंस जनरली आते हैं, और जो येलो ऑरेंज कलर से है वो जनरली आ चुके हैं ऑलरेडी। मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, वो क्वेश्चंस मैंने ऑरेंज से ड्रॉ किए हैं, आपको सारी बुक में मिलेगा मेरी, ठीक है। तो जो R.H. विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, वो उन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी एनिमिलिया में डिवाइड किया, जिनका मेन क्राइटेरिया, याद करिए, मेन क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जनरली पूछा जाता है। जैसे कि इट इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये 5 चीज़ें जिक्टो आती हैं और पूछा जाता है इनमें से कौन कौन से क्राइटेरिया R.H. विटेकर ने लिए थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए। अब बात आती है ये टेबल, ये जो ऊपर टेबल दे रखी है, ये टेबल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इतनी इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको ये टेबल याद है तो आप इस चैप्टर से कम नीट में आए गए 3 से 4 क्वेश्चंस में से 1 से 2 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो इसे याद करने का, देखो, एक ट्रिक व्रिक तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन एक नॉर्मल लॉजिक सी बात है कि जो मोनेरा है वो सबसे प्रिमिटिव है, उसके बाद प्रोटिस्टा है, फिर फंजाई है, फिर प्लांटी है, फिर एनिमिलिया। हम बात करते हैं सेल टाइप की। तो जो सेल टाइप है
वो प्रोकैरियोटिक जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव हैं, उसके बाद ही तो यूकैरियोटिक इवॉल्व हुए। तो जो सबसे कम फीचर्स होंगे, अरे जो सबसे पहले एंड्रॉयड फ़ोन आता था वो जेली बीन जिंजर ब्रेड टाइप का आता था, और आजकल देखो कितने कितने सॉफ्टवेयर अपडेटेड आ रहे हैं। तो समझ लीजिए ये आपका जिंजर ब्रेड था 4.2 किटकैट वर्जन। तो अब आप देखिए बहुत सारे नए नए 8 पॉइंट तक आ गया है। तो समझ लीजिए ये जो अपडेटेड वर्जन है और ये प्रिमिटिव है। तो ये सेल वॉल किस टाइप की सेल वॉल है ये ज़रूर याद रखिएगा। इसमें ये यहाँ पॉइंट है कि जो सेल वॉल होती है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। इसको आप याद ऐसे कर सकते हैं कि सेल वॉल प्लांट पी फॉर प्रेजेंट, ए फॉर एब्सेंट। देखिए प्रेजेंट एब्सेंट, ये ट्रिक है, ट्रिक वे कुछ नहीं है, थोड़ी सी लॉजिकल बातें हैं, आप इन्हें ऐसे याद कर सकते हैं। अब आती है बात न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। तो देख लीजिए मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल का होता है, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं वो सिंगल से वो जो होते हैं वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। और जो है वो जो है आपके डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में नहीं पाए जाते, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट हो जाएगी। हाँ, ये आप ध्यान रखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सेलुलर यहाँ जो ये दे रखा है मल्टी सेलुलर और लूज टिश्यू, जनरली पूछा फंगाई से जाता है। अगर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन आएगा तो फंगाई से आएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्वेश्चन आएगा तो मोनेरा से आएगा, सेल वॉल का क्वेश्चन आएगा तो आपका प्लांटी और एनिमिलिया से आएगा, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन का क्वेश्चन आएगा तो मोनेरा से आएगा। आपने अगर ध्यान दिया हो तो लास्ट क्लास में जो मैंने टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे उसमें एक क्वेश्चन लिखा था मैंने, विच किंगडम हैज़ वेरियस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी। तो उसका आंसर मैंने मोनेरा लिखा था। तो मोनेरा क्यों था, देखो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। देखो ऑटोट्रॉपिक भी है, फोटोसिंथेटिक भी है, हेट्रोट्रॉपिक भी है, सेप्रोफाइटिक भी है, पैरासाइटिक भी है, मतलब दुनिया भर की जितने भी टाइपिक होते हैं ना वो सब मोनेरा में भरे पड़े हैं। तो इसलिए ये जो है वो डिफरेंट टाइप का मतलब इसका डाइवर्सिटी है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ये जो ऑरेंज लाइन लिखी थी कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि द करेक्टर डेट यूनिफाइड द होल ऑर्गेनिज्म व्हाट डेट ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड हैड अ सेल वॉल इन देयर सेल्स। सबसे पहली बात जो मतलब करेक्टर सबसे ज़्यादा पहले देखा गया था वो ये था कि कम से कम सेल वॉल तो होनी चाहिए, ठीक है सर। क्यों? क्योंकि बात आती है वायरस की, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा ऐसा यहाँ क्यों लिखा हुआ है। तो हम बात आती है अब कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे वो ग्रुप टुगेदर किए गए थे किंगडम मोनेरा के अंदर, और जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उनको हम प्लेस करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। तो देखिए प्रोटिस्टा और मोनेरा में ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है, बस उसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स हैं और प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, ठीक है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है, ये इस पर आप ध्यान दिया जाए कि जो फाइलोजेनेटिक जो होता है वो होता क्या असल में। तो फाइलोजेनेटिक होता है इज बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप आप समझते होंगे, तो ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होते हैं, मतलब कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म एवॉल्व हुए ये उसके बेसिस पे होता है। तो हम किंगडम मोनेरा शुरू करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मतलब मेरे नोट्स हैं, मैं आपको उन्हें बताना चाहूँगा। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हैं अर्लीस्ट स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन लिया था वो एरिस्टोटल ने लिया था, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो टू सिस्टम क्लासिफिकेशन कार्लोस लिनियस ने लिया था, मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात आती है एनसीईआरटी से थोड़ा हाई लेवल की, तो वो आती है 3, 4, 5, 6। 3, 4 के बारे में आपको कहीं नहीं पता चलेगा, 5 का आपकी बुक में दे रखा, आर.एच. विटेकर ने दिया था। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में कोई नहीं बताएगा, तो याद रखिए 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हीकल ने दिया था, 4 किंगडम कोपलैंड ने दिया था और 6 किंगडम कार्ल बूस ने दिया था। और ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अब देख रहे होंगे आप यहाँ ये 3 लाइन इंपॉर्टेंट क्यों लिखी गई हैं। आप अगर ध्यान दिया जाए ना तो ये 3 लाइन वही हैं जो मैंने आपको उस टेबल में समझाई थी। क्या थी वो 3 लाइन्स कि पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड की सेल वॉल होती है मोनेरा में, और लूज टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन मैंने कहा था ना, जब अगर लूज टिश्यू लेवल का बात आएगी तो सिर्फ फंगाई से क्वेश्चन आएगा, और अगर वैरायटी ऑफ न्यूट्रिशन की बात आएगी तो मोनेरा से आएगा। देखिए तीनों लाइन वही हैं जो मैंने आपको टेबल में बताई थी, समझ लीजिए 3 क्वेश्चन टेबल से आए हुए हैं। तो हम किंगडम मोनेरा शुरू करते हैं। तो किंगडम मोनेरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। ये बात तो आप गांठ बांध लीजिए, सारी अगर किंगडम मोनेरा की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब आप बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। तो बैक्टीरिया 3-4 शेप के होते हैं, एक तो कोकस जो स्फेरिकल होते हैं उन्हें कोकस कहते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए ये कोकस हैं, स्पायरिकल हैं। बैसिलस होते हैं वो रॉड शेप्ड होते हैं, और जो स्पायरेला होता है इनमें फ्लैजेला होता है, और ये बिवरे होती हैं वो कोमा शेप्ड होते हैं,
ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं इनके स्ट्रक्चर्स। तो अब बात आती है ये पैराग्राफ समझ लीजिए इतना इम्पोर्टेंट है जितना कि आपका पूरा किंगडम मोनेरा। वो कैसे, देखिए इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन आती है, सबसे पहली लाइन जो दे रखी है ये है, द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी simple but they are complex in behavior. Most important line, second most important line, they have most extensive metabolic diversity. अब कहने को तो छोटा सा बैक्टीरिया, लेकिन इसकी जो अंदर की मेटाबॉलिक रिएक्शंस वगैरह हैं वो इतनी बड़ी हैं कि आप पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाओगे, लेकिन इसका ख़त्म होने वाला है नहीं। अब आते हैं, और हाँ ये है, मोस्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉप्स मतलब वो खुद का खाना नहीं बना पाते, वो डिपेंड रहते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पर, डेड ऑर्गेनिक मैटर पर खाने के लिए। अब बात आती है आर्ची बैक्टीरिया की। तो जो आर्ची बैक्टीरिया, उन्हें हम आर्ची बैक्टीरिया इसलिए कहते हैं, आर्ची होता है प्रिमिटिव, मतलब जो सबसे पहले बैक्टीरिया पाए गए थे उन्हें हमने आर्ची बैक्टीरिया कहा। तो लिखा हुआ दीज बैक्टीरिया स्पेशल बैक्टीरिया, इन्हें हम स्पेशल बैक्टीरिया भी कहते हैं। तो जो हेलोफाइंस जो सॉल्टी एरियाज़ में रहते हैं उन्हें हम हेलोफाइंस कहते हैं, और जो हॉट स्प्रिंग्स में, मतलब जो हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं उन्हें थर्मो एसिडोफाइल्स कहते हैं, और जो मार्ची एरियाज़ में रहते हैं उन्हें मेथेनोजेंस कहते हैं। ठीक है, अब इनके एक एक एग्जाम्पल भी लिख सकते हो आप। मेथेनोजेंस का एग्जाम्पल हो जाएगा मेथेनोकोकस, और देखिए हेलोफाइंस का एग्जाम्पल हो जाएगा हेलोकोकस, और थर्मोएसिडोफिलस का हो जाएगा थर्मोप्लाज्मा याद आया होगा, थर्मोप्लाज्मा एक्वेटिकस आपको याद आ गया होगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ होता है, आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, जब जेनेटिक इंजीनियर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जो आर्ची बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है ना, वो उसमें डिफरेंट होते हैं और बैक्टीरिया से, यू बैक्टीरिया वगैरह से, तो इसलिए वो बहुत हार्श एनवायरनमेंट को भी सह सकते हैं। जनरली जब आर्ची बैक्टीरिया क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ यही आएगा कि वो हार्श एनवायरनमेंट कैसे सह सकते हैं, सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट इन सेल वॉल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम आते हैं यू बैक्टीरिया पे। बड़ा सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है यू बैक्टीरिया जो होते हैं उन्हें हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, और जो है होते हैं, अगर वो जनरली वो जो होते हैं वो मोटाइल नहीं होते हैं, अगर मोटाइल हैं भी तो उनमें फ्लैजला होता है, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया होता है। इनमें जो है क्लोरोफिल पिगमेंट ए पाया जाता है, और इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। मोस्ट कॉमन नेम ऑफ साइनोबैक्टीरिया इज़ ब्लू ग्रीन एल्गी एंड दैट आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है इस पैराग्राफ की। तो जो होते हैं ये बैक्टीरिया जनरली कॉलोनीज बना के रहते हैं, जिन्हें हम जिलेटिन शीथ कहते हैं। ठीक है, और जो होता है इनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, जिन्हें हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं, जैसे कि एच शेप्ड सेल्स होती हैं जिन्हें हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं। और फिर ये फिक्स नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, और जो इनके एग्जांपल हैं नॉस्टॉक एंड एनाबीना, जिन्हें आप नाइट्रोजन साइकिल वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ तो आप हल्का फुल्का सिर्फ नाम याद कर लीजिए कि नॉस्टॉक और एनाबीना होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, जो कि कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं। तो नाइट्रेट्स सच नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स और अमोनिया यूज़ करते हैं फॉर एटीपी प्रोडक्शन। ये एटीपी प्रोडक्शन करते हैं नाइट्राइट्स और अमोनिया की हेल्प से। तो जो और हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं वो सबसे ज़्यादा अबंडेंट होते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ, मोस्ट ऑफ देम आर हेट्रोट्रोपिक, मतलब डिपेंडेंट रहते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पर खाने के लिए। और जैसे कि कर्ड बनाने में हेल्प आते हैं बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, आपको पता होगा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होते हैं वो कर्ड बनाने में हेल्प करते हैं। और देखो कर्ड मेकिंग में लैक्टोबैसिलस हेल्प करते हैं। एंटीबायोटिक्स में बैसिलस लाइकेन फॉर्मेस, पेनिसिलियम नोटेट्रम, ये सब बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन में देखो राइजोबियम, फ्रैंकिया, ज़ैंथोमोनास। आप घबराइए मत, ये सब नाम आपको नए नए लग रहे होंगे, लेकिन जब आप नाइट्रोजन वाला चैप्टर पढ़ेंगे ये सब इन सब नाम से आप फ्रैंक हो जाएंगे। हाँ, तो हम बात करते हैं अब, ये जो बैक्टीरिया हैं वो कुछ जनरली डिजीज़ कॉज भी करते हैं, पैथोजेंस का काम करते हैं, जैसे कि कॉलेरी, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर, ये कॉज करते हैं। जैसे कि कॉलेरा कॉज करता है विब्रियो कॉलेरी, टेटनस कॉज करता है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी, सिट्रस कैंकर कॉज करता है ज़ैंथोमोनास सिट्री, टाइफाइड कॉज करता है सैल्मोना टाइफी। ये आप देखिए, मैंने कुछ ऊपर हेडलाइंस टाइप में लिख रखी हैं, ऊपर जो स्पेस होता है मैंने उसको यूटिलाइज़ किया हुआ अपनी बुक में। आप इन चीज़ों पर गौर करते जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से माइक्रो आता है वो होता है
है बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाई फिजन, इस बात पर गौर की जाए, मेनली बाई फिजन, और अंडर अनफेवरेबल कंडीशन वो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जनरली वो फिजन से। देखिए मैं जो बात कह रहा हूँ ना आपसे बार बार कि जिस बात में आपको गौर करने को कहूँ, ऐसी फिजन पे मैंने आपको गौर करने को कहा है, तो समझ लीजिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैं आपको गौर करने को कह रहा हूँ। अब बात आते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो होता है वो सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है, सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म जो होता है वो माइकोप्लाज्मा होता है। और जो माइकोप्लाज्मा है वो लैक सेल, कम्प्लीटली लैक अ सेल, मतलब इसमें सेल वॉल होती ही नहीं है, इसमें सेल वॉल नहीं होती है, और इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। समझ लीजिए ये दो पॉइंट हैं जो कि नीट में पूछे जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन होता है सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कौन है, तो उसका आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। और दूसरा पूछा जाता है कि ऑर्गेनिज्म विच लैकिंग सेल वॉल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, तो भी उसका जवाब होता है माइकोप्लाज्मा। तो इस बात का ध्यान रखा जाए। और अब मैं आपको अपने नोट से कुछ बताने जा रहा हूँ। तो देखो ये एनसीईआरटी से कुछ अलग इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो जनरली पूछ ली जाती हैं नीट में। तो देखो हाइड्रोजन बैक्टीरिया कौन से होते हैं, हाइड्रोजन मोनास। देखो ये कुछ मोनास लगा दीजिए हाइड्रोजन में तो हाइड्रोजन मोनास हो जाएगा। नाइट्रोजन बैक्टीरिया मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसिस्टिक, ये सब आप वहाँ पढ़ोगे, चिंता मत कीजिए नाइट्रोजन साइकिल वाले चैप्टर में। आयरन कंटेनेंट बैक्टीरिया होते हैं लेप्टोट्रिक्स, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, ये सब राइजोबियम, ज़ैंथोमोनास, फ्रंकिया, ये सब आप पढ़ोगे नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया वाले चैप्टर में। और फ्री लिविंग जो होते हैं वो एजिटोबैक्टर होता है, ब्रैंकिया होता है, क्लैप्सिला होता है, और क्लोस्ट्रीडियम होता है। इसकी ट्रिक होती है अमिताभ बच्चन का KBC। देखो अमिताभ बच्चन एजिटोबैक्टर, K क्लैप्सिला, B ब्रैंकिया, C क्लोस्ट्रीडियम। तो आप इन्हें ऐसे याद कर सकते हो। इसमें कि क्लोस्ट्रीडियम एनारोबिक होता है, बाकी सब एरोबिक होते हैं। अब रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन जो होता है वो जनरली वही फिजन होता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और जो मीजोजिम्स होते हैं वो भी इन्हें न्यूक्लियर डिवीजन में हेल्प करते हैं। तो जनरली अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो तीन तरीके से होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। देखो इसमें इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने बहुत से इंपॉर्टेंट चीज़ लिख रखी हैं। इसमें से आप ये याद रखिए कि कौन सी चीज़ें, कौन सा प्रिंसिपल या कौन सा मेथड जो है वो किसने दिया था। तो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड जो था वो ग्रिफिथ ने दिया था, कॉन्जुगेशन मेथड जो रिडरबर्ग और टेटम ने दिया था इकोलाई के ऊपर, और जो ट्रांसडक्शन मेथड था वो जिंदर एंड रिडरबर्ग ने दिया था सैल्मन और टाइफीमेरियम। देखो इसमें ये वाला प्रिंसिपल आप पढ़ेंगे जेनेटिक उसमें DNA वाले चैप्टर में। और कॉन्जुगेशन जो था वो रिडरबर्ग और टेटम ने दिया था, ट्रांसडक्शन जिंडर एंड रिडरबर्ग ने दिया था। ये याद कर लीजिएगा किसने दिया था और किस उस पर दिया था ऑर्गेनिज्म पे। तो ये याद रखिए ट्रांसडक्शन सैल्मन और टाइफीमेरियम पे दिया गया था, कॉन्जुगेशन इकोलाई पे दिया गया था। तो अब हम बात करते हैं डिजीज़ कॉज बाय बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया ने डिजीज़ कॉज करी थी वो थी, मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, कॉलेरा, टाइफॉइड, टिटनस और सिट्रस कैंकर। तो बेब्रियो कोलोरी, सैल्मोनेला टाइफी, क्लोस्ट्रीडियम टिटनी, ज़ैंथोमोनास सिट्री। तो आप इन 4 डिजीज़ का आपको याद होना चाहिए हर हालत में। और देखिए मैं आपको बस अब इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, मैंने आपको एनसीईआरटी से समझा चुका हूँ ऑलरेडी। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद होने चाहिए, जैसे कि आर्चीबैक्टीरिया सर्वाइव इन हार्श कंडीशन ड्यू टू डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, यही लाइन लिखी आती है, ध्यान दीजिए इस बात पे। मैं जो बोल रहा हूँ हिड्रिक्टो वही लाइन लिखी आती है नीट के एग्ज़ाम में, इसलिए इस कॉपी में लिखी गई है, वरना मैंने इस कॉपी को भरने का ठेका नहीं लिया था। समझ लीजिए एक एक लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो देख लीजिए आप। इससे अगर आर्चीबैक्टीरिया से क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा कि वो हार्श एनवायरनमेंट में कैसे बियर कर लेते हैं। तो देखो मैं इनके एग्जाम्पल ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। अब बात आती है साइनोबैक्टीरिया पे। तो साइनोबैक्टीरिया में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सुन लीजिए आप। जो रेड सी जो होता है वो ट्राइकोडेस्मियम मेराइथेरियम के कॉज से होता है, ये आप एल्गी में पढ़ेंगे, तो इसे मैंने आपको यहीं बता दिया। और साइकस के कोलोरेड रूट से, जब भी आप देखिए साइकस की बात होगी कोलोरेड रूट जरूर आएंगी, तो C और CS याद रखिए, कोलोरेड रूट ऑफ साइकस। हाँ म्यूसिलेनियस लेयर होती है उनकी बॉडी पे जिसे हम जिलेटिन शीथ कहते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। और नाइट्रोजन फिक्सिंग होती है एनारोबिक कंडीशन उनके में, जो हेटेरोसिस सेल होती हैं, H शेप्ड सेल होती हैं। और माइकोप्लाज्मा मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि वो जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म हैं, और दे आर प्लायोमॉर्फिक। प्लायोमॉर्फिक का मतलब होता है कि अपना शेप बदल सकते हैं, है ना। और ये सबसे पहले डिस्कवर किए गए थे नॉकार्ड एंड रॉक्स में, जब क्या कहते हैं निमोनिया हो गया था कॉ को।
और जो माइकोप्लाज्मा जो होते हैं वो उनमें जब सेल वॉल नहीं होती है तो वो इनसेंसिटिव हो जाते हैं पेनिसिलिन को। क्यों हो जाते हैं भाई? क्योंकि पेनिसिलिन जो होता है वो सेल वॉल को ब्रेक करता है, लाइसिस करता है सेल वॉल की, लेकिन इनमें सेल वॉल ही नहीं है तो पेनिसिलिन का क्या उखाड़ लेगा। तो इसलिए दे लैक सेल वॉल, सो इनसेंसिटिव टू पेनिसिलिन बट सेंसिटिव टू स्ट्रेप्टोमाइसिन। और जो रिप्रोडक्शन होता है उनमें एलिमेंट्री बॉडी के थ्रू होता है, इनमें लीनियर डीएनए होता है, और दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ द माइकोप्लाज्मा। So guys, this is all about Kingdom Monera. Keep supporting, sharing and subscribe and like and subscribe please my channel. मैं आपकी हर हालत में मदद कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो है कि अगला वीडियो आपका किंगडम प्रोटेस्टा के लिए आएगा, जो कि जल्द ही आएगा। प्लीज़ मुझे अपने कमेंट शेयर, और अगर मेरे इसमें आपको कुछ पसंद नहीं आया या कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की।